गुड आफ्टरनून ऑल। बस 2 ही जन आ रहे हैं, सुरभि लोग। यस मैम। सुरभि से बात हुई है? नहीं पता। मैं कर रही हूँ स्क्रीन। लोग डीपीएसपी कर रहे थे ना? यस मैम। डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कंप्लीट हो गया था। कैमरा दोनों ऑन रखिए। यस मैम कंप्लीट हो अब गया। बस डिफरेंस हम लोगों को देखना था, ठीक है? डिफरेंस आप लोग कितना बता पाएंगे? स्क्रीन छोड़िए, पहले आप लोग कितना बता पाएंगे डिफरेंस? मैम फंडामेंटल राइट्स जुडिशियबल होता है, राइट्स है, और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स कंसर्न है पॉलिटिकल जस्टिस पर लेको, और डीपीएसपी है मैम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक्स जस्टिस को लेकर। वेरी गुड। और मैम डीपीएस मैम पहले ये एजुकेशंस वाले में था, फिर इसको शिफ्ट। मैम हेलो। हाँ 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 बोलिए। मैम पहले ये राइट ऑफ एजुकेशंस में था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। डीपीएसपी को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन का। राइट टू एजुकेशन के अंदर अगर डीपीएसपी इसको आ हम रहा था। डीपीएसपी को यस यस मैम पहले था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया। राइट ऑफ एजुकेशन था ना डीपीएसपी के अंदर? सॉरी यस मैम, फिर इसको फंडा यस मैम सॉरी मैम। वो अभी भी हाँ, है, मैं उल्टा लिख दी बस मैम। उसको, वो अभी भी है जहां था, वो अभी भी है। बस फंडामेंटल राइट में भी उसको ऐड कर दिया गया, ज्यादा उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस क्या हुआ? अगर डीपीएसपी को फॉलो नहीं किए तो कोई सजा नहीं होता है मैम, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किए तो इसमें सजा होती है। और कुछ? ये एक डीपीएसपी एक गाइडलाइन है, जो कि लॉ, कोई भी लॉ पास होता है कुछ भी तो इसके अंतर्गत आता है। कोई भी पॉलिसी इस गाइडलाइन के अंदर बनना चाहिए, कोई भी लॉ पास होता है तो। और यस मैम। कोई पॉइंट? और तो हमें तो बता ही दिया जिसके वजह ये ठीक है, सब मैम। वो कंप्लीट हम लोग को थोड़ा इलाबरेट करके लिखना है, तो हर एक पॉइंट हम लोग चाहेंगे उसको बड़ा करने का, जो जो पॉसिबिलिटी है। ये आपका स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। डीपीएसपी तो डीपीएसपी में सोशल और इकोनॉमिक आ जाता है, और फिर फंडामेंटल लाइन में पॉलिटिकल आ जाता है मैम। हाँ, वो पॉइंट पे क्या डिस्कशन हो गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कंटेंट कहाँ कहाँ है। ठीक है, लाइक सबसे पहले फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ये आपका पार्ट 4 है, क्योंकि हम लोग का 20 मार्क्स का आता है ना, जो थोड़ा ज्यादा हम लोग को जानना है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains the fundamental rights guaranteed to the citizen of India, और आर्टिकल 12 to 35 of the Constitution of India deal with fundamental। पहला डिफरेंस, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 ये जानते हैं हम लोग, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, एक एक आर्टिकल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द बेसिक राइट दैट आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज फंडामेंटल राइट। जो बेसिक राइट किसी सिटीजन को अलाउड है या गारंटीड है, वो है हमारा फंडामेंटल राइट। और जो आपने कहा स्वाति कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्ट एज एन गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट व्हाइल फ्रेमिंग अ पॉलिसी। यानी फंडामेंटल राइट आपका गारंटीड है इंडियन सिटीजन को, लेकिन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? जस्ट एज एन गाइडलाइन है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी फॉर्मेशन करेगी तो इसको मद्देनजर रख करके फॉर्मेशन करेगी। फाइन। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो हमें बताया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल। अभी सही है? यस मैम। ठीक है, तो पॉइंट वही है हमें जो आपने बताया। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट। और यहाँ पे डीपीएसपी में
economic and social democracy is established with the help of directive principle of state policy. Fine. अब आइए next point. Welfare of each and every citizen is promoted through fundamental right. ठीक है, fundamental right welfare की बात करता है किसके लिए? Citizen के लिए. और ये बात करता है entire community के लिए. The welfare of the entire community is fostered. Entire community कहने का मतलब है, अगर आपने देखा होगा तो हम लोग सिर्फ इंसानों का डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया, हम लोग जानवर का भी बात किए, कैटल्स का भी बात किए हैं, माउस स्लॉटर का भी बात किए हैं, इंटॉक्सिकेटेड वो जो ड्रिंक होता है उसको बैन करने की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, और मतलब लॉ की बात हुई है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहां पे सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है फंडामेंटल राइट में, यहाँ पे एंटायर कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एज पर द लॉ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज पनिशेबल। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पनिशेबल है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट अ पनिशेबल क्राइम अनलाइक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल इज टेकन फ्रॉम यूएसए एंड डीएसपी इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। वेरी गुड, ये भी पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये वायलेशन की बात हो गई कि ये पनिशेबल है, ये पनिशेबल नहीं है। अब है जस्टिसिएबल। ठीक है, अब जस्टिसिएबल मतलब कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल एज दे कैन बी इन्फोर्स्ड लीगली बाय द कोर्ट्स इफ देयर इज वायलेशन, राइट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसिएबल एज दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट इफ देयर इज अ वायलेशन। डन, ये भी पता है पॉइंट आपको। अब नेक्स्ट, if there is a law which is in violation of fundamental right, then the court can declare it as invalid and unconstitutional. ठीक है, अगर वायलेशन होता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। If there is a law in violation of the DPSP, then the court do not have the power to declare it as invalid or unconstitutional. कि कंपल्सन तो वैसे भी डाल नहीं रहा है, इनवैलिड वो कैसे डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, fundamental rights are sometimes considered as a kind of restriction imposed on the state. अब इस लाइन का क्या मतलब, ये kind of restriction मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में चेक कर लूं, आप क्या जान रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस पॉइंट से? फंडामेंटल राइट्स आर समटाइम कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। यस मैम इसमें पॉइंट में ये समझे कि हम अपने मर्जी से कुछ मतलब कि कुछ भी करना चाहे तो कुछ एक दायरे के अंदर रख के करेंगे, मतलब लिमिट तक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को मतलब कुछ भी बोलने का डेमोक्रेटिक स्पीच, राइट टू स्पीच है, तो ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिट है कि हम इसी के अंदर बोल सकते हैं, इसके बाहर नहीं बोल सकते। कि एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और अगर मैं बोलूं जैसे इनइक्वालिटी आप नहीं कर सकते, ठीक है, कोई मतलब किसी कास्ट को लेकर के आप किसी को कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, और डिटेल में हम लोग आर्टिकल, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है ना, ठीक है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब क्या है, डिसिप्लिन में लाने का ये सब तरीका है। तो ये है आपका पॉइंट भी सही है। इस तरीके से है आपका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। और यहाँ पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डायरेक्शंस, ठीक है, गाइडलाइन जैसे वैसे डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट इन हेल्पिंग इट टू अचीव सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। ये पॉइंट डिस्कशन नहीं हुआ था कि डायरेक्टिव क्या, हालांकि क्वेश्चन आता है आप लोग का असाइनमेंट, अगर शायद उसमें क्वेश्चन हो कि सस्पेंड होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट होता है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो यस वी कैन सस्पेंड, बट द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, 20 और 21 में जो दिया हुआ है वो किसी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने, सस्पेंड नहीं हो सकता वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि 2021 सस्पेंड हो सकता है कि नहीं, आपको सीधा पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है कि। ठीक है, यस इसको किया जाता है, और वहां पे डीपीएसपी कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो एक ये पॉइंट बन के आता है। और एक लास्ट पॉइंट जो आपने कहा स्वाति कि फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, और ये आपका जो है डीपीएसपी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड व्हिच वाज इन टर्न कॉपीड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन। ठीक है, अगर आप अपना मॉड्यूल देखेंगे तो जस्ट पैराग्राफ फॉर्म में बहुत शॉर्ट में करके दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस जब भी लिखे ना तो कोशिश करिए आप लोग टेबुलर फॉर्म में लिखें, इससे कोई थोड़ा मार्क्स
थोड़ा ज्यादा तो जरूर बढ़ता है, और जो आप डिस्क्रिप्टिव वे में लिख लेंगे तो उसमें पढ़ने में टाइम जाता है। इस तरीके से लिखेंगे फटाफट, जो एग्जामिनर है वो भी पढ़ पाएंगे और फटाफट आपका चेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने खत्म किया, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अब हम लोग का बच रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आपकी पहले डीपीएसपी की अंडरस्टैंडिंग जान लूं, और इसके लिए आपको एटलीस्ट डायरेक्टली, और इसलिए आपका रटा तो होगा नहीं, इसलिए स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ और आप लोग क्या समझे हैं वो एक्सप्लेन करिए। डीपीएसपी, हाँ मैं डीप, यस, आज आपको मौका दिया जाए। यस मैम। कैमरा ऑन कर मैम। लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कैमरा ऑफ कर लिया, स्वाति आप भी ऑफ कर लीजिए। यस मैम। मैम डीपीएसपी एक गाइडलाइन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। डीपीएसपी आर्टिकल्स 36 से 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन स्पेनिश से आया है, और स्पेनिश का कोई कहीं से आया नहीं, वो खुद का है। डीपीएसपी आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। They are ideas which are not legally enforceable by the court of their violation. They are classified into 3 categories: socialistic principle, Gandhian principle, and liberal intellectual principles. Socialistic principle, इसमें एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं मैम। इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। आर्टिकल 38 ये आर्टिकल्स दिखाता है मैम कि सिटीजन के बीच में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस बनी रही मैं छुआछूत के आधार पर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए मैम इसका। आर्टिकल 39 मैम सिटीजन को सिक्योर करने की बात करता है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। डिस्कनेक्ट। 38 बता रहे थे आप? यस यस मैम। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। बताइए। मैम स्टार्ट करूं? हाँ। आर्टिकल 39। यस मैम। Certain principles of policy to be followed by the state। इसमें मैम सिटीजन को सिक्योर करने की बात हो रहा है। इसमें पॉलिसीज के सारे प्रिंसिपल जो स्टेट को फॉलो करनी पड़ती है मैम। जैसे स्टेट में रहने वाले हर इंसान को जीने के लिए पर्याप्त साधन हो, लोगों में जो सेपरेशन थी मैम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, इसको हटाती है मैम आर्टिकल 39। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड मैम इसमें है स्टेट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी भी स्कीम के थ्रू करवा सकती है मैम। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि स्टेट के हर सिटीजन के पास अपॉर्चुनिटी हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो नहीं, सब उसके लिए। इसमें सबके लिए लॉ बराबर होता है ना मैम, इवन इन पुअर। ये नहीं कि अमीर को कुछ और सजा और गरीब को कुछ और सजा मिलता है। इसमें आपने ये बताया था ना कि फ्री लीगल एक्ट टू द पुअर, इक्वल जस्टिस। यस मैम। यस मैम। जस्टिस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जस्टिस क्लेम कर सके मैम। आर्टिकल 40 मैम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को पावरफुल बनाने के लिए बात हो रही है मैम आर्टिकल 40 में। ये तो आर्टिकल 40 में आ जाएगा ना। यस मैम। ये वाला डिस्कस कर रहे हो ना? तो कंटिन्यूअस ना है 39 40। नहीं, आप वैसे नहीं करिए, जो तीनों में क्लासिफाई किए हैं ना हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, कौन सा सोशलिस्टिक ऐसे आया, इसीलिए मैं डिफरेंशिएट करके पढ़ाई हूँ, तो ऑब्जेक्टिव में अटक ना जाए आप लोग। ठीक है, सीक्वेंस तो चलिए, सीक्वेंस में कोई थोड़ी पूछेगा आपको। यस मैम। राइट, वही तो मैम 39 के बाद 41।
इजी लगता है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर क्वेश्चन जहां से पुट होता है ना, उस हिसाब से मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो 40 हम लोग गांधीयन में करेंगे डिस्कशन। 41 करिए। Yes, 41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases. ये आर्टिकल्स बात कर रहा है मैम वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में, जो स्टेट को कुछ प्रोविजन बनाना चाहिए, जैसे राइट टू वर्क, ओल्ड एज एम्प्लॉयमेंट, पेंशन स्कीम, जैसे मनरेगा हो, वो सब। ठीक है, मनरेगा आर्टिकल एग्जांपल हो 40 सकता है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। स्टेट को देखना होता है मैम कि कुछ प्रोविजन बनाना चाहिए ताकि सिटीजन को गुड वर्किंग कंडीशन, इजी कंडीशन में काम मिल सके, और वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 मैम, secure a living wage, a decent standard living and social and cultural opportunities for all workers। मैम उनको लिविंग वेजेस मिलना चाहिए और स्टैंडर्ड और लिविंग सब बढ़ाना चाहिए मैम। अपॉर्चुनिटी हर वर्कर को, पूरा वर्कर को मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री के हर वर्कर अपना काम के पार्टिसिपेट हर वर्क में कर सके अपना फुलफिल। आर्टिकल 47 मैम, आर्टिकल 47 बात करता है मैम न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ की। जो अच्छी लाइफ का इंतजाम नहीं कर पाते हैं उनके लिए, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, इसमें स्टेट को ऐसा केस में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज करना चाहिए। उन लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाना चाहिए। और आर्टिकल 40 मैम, विलेज पंचायत को पावरफुल बनाने के लिए बात हो रही गांधी है। और प्रिंसिपल क्या है वो तो पहले डिफाइन करो, गांधी और प्रिंसिपल। वही तो बता रहा, तो वो तुमने आर्टिकल बताया, तुमने ये नहीं बताया कि गांधी और प्रिंसिपल क्या होता है। वो इसी में तो इंक्लूड है ना, 40, 43, मैम ने 43 बताया था सब। ना, गांधी और प्रिंसिपल जो कि नॉन वायलेंस होता है, इक्वालिटी होता है, कॉटेज, ये सबको बढ़ावा देने के लिए बना था। तुम बता दो। मैम आर यू देयर? हाँ, यस मैं हूँ यहाँ पे। पता नहीं बार बार बहुत यस मैम। फ्रिक्वेंटली कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है। हालांकि मैं सुनी थी लास्ट, जो कि आप गांधीयन प्रिंसिपल आप दोनों बहस कर रहे थे, है ना। गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली हाँ इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट देना बनता है। हालांकि कोई ऐसा आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप देते हैं तो मार्क्स अच्छा होता है। पहले आप गांधीयन का इंट्रोडक्शन पॉइंट आप पहले, एक होता है ना स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना होता है ना। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट में कैमरा ऑफ कर रही हूँ। देखिए आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो वही बात कर रही थी कि गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहले इंट्रोडक्टिव होता है ना। कोई आता है, जैसे हामिद अगर आएगा तो सबसे पहले थोड़ी है कि हामिद के पापा कौन है, मम्मी कौन है, क्या पढ़ता है वो बताया जाएगा, या फिर पहले इंट्रोडक्शन देगा कि हाँ इसमें पढ़ता है, पहले पीजीडीएम में, आपके बारे में पहले बताएंगे ना। तो सेम वे आपका गांधीयन प्रिंसिपल है, तो हम आर्टिकल शुरू करने से पहले इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट देंगे। हाँ, इस आर्टिकल में गांधीयन प्रिंसिपल में क्या डिस्कशन हुआ, बेसिकली नॉन वायलेंस, नेशनल मूवमेंट के टाइम में जो गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, है ना, ये सब। जो आपका लोअर लेवल जो भी है, वीकर सेक्शन, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि हर वीकर सेक्शन की अपलिफ्टमेंट की बात हुई थी गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट बताइए कि गांधीयन प्रिंसिपल क्या डिस्कशन कर, ठीक है, कि किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद आर्टिकल शुरू, ज्यादा इफेक्टिव था। आगे बढ़िए, बाकी सही था। 40 में आवाज आ रही है ना? यस मैम। आर्टिकल 40 से यस मैम।
आर्टिकल 40 मैम, विलेज पंचायत को पावरफुल बनाने की बात हो रही है मैम इस आर्टिकल में। और आर्टिकल 43 को मैम, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज मैम, जैसे खादी वगैरह जो हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मनी करना चाह रही है, रिलायबिलिटी होना चाहिए मैम, कि डेवलपमेंट कर सके अपने आप को मैम। 46 मैम, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section. मैम इसमें 43B Social injustice, 43B भी है। कोऑपरेटिव promote सोसाइटी हमें voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई थी इसमें। वीकर सेक्शन क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? 46 मैम, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled जल्दी tribe. भाग रहे हैं, इसका मतलब 43 भी आप नहीं समझे हैं, सुन लीजिए। 43 मैम स्टार लगाया मैम कि आपसे पूछना था मैम। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है ना इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो समझ में आ SC ST कास्ट वगैरह है ना मैम, नीचे तबके के लोग, उन पे फोकस करने की बात कर रही है। कास्ट बेसिस पे नहीं, जस्ट इकोनॉमिकली जो वीकर है, कास्ट बेसिस पे नहीं, जो इकोनॉमिकली वीकर है ना, जो भी वीकर है, उस सोसाइटी की बात हो रही है मैम, कि उनको ऊपर कैसे लाया जाए। 46 में वीकर सेक्शन है मैम, वो इकोनॉमिक बेसिस पर एजुकेशन। सुनिए, 46 कोऑपरेटिव 43B में भी है। एक मिनट मैं बोलूं, वीकर सेक्शन यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी उस सोसाइटी को बोलते हैं जहाँ पे वीकर सेक्शन मतलब क्या, जो ज्यादा कमा नहीं पाते हैं, ठीक है, वो लोग मिल करके ग्रुप बनाते हैं, सर्टेन फंड जमा करते हैं। तो फंड जब बड़े मतलब एक मोटा रकम हो जाता है, किसी को अगर रिक्वायरमेंट होती है, वो फंड लेके जा सकता है, काम कर सकता है और वापस उसको रख सकता है, ठीक है, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये वही बात हो रही है कि उसको वॉलंटरी फॉर्मेशन है, इस चीज को प्रमोट करने की बात हुई है इसमें 43B में, जो यूनियन लीडर सब बनाते हैं मैम, यही। हाँ, और ये 46 में क्या है? प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सारे की बात हो रही है, SC ST अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, सोशल इनजस्टिस की बात हो रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, गरीब है, उससे जितना काम ले सकते हो काम करो, इतना काम करवाते हैं, दिन भर काम करवाते हैं और एकदम पे करते हैं उन लोगों को, ये सब क्या हो गया? एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो यहाँ पे 46 में हम बात कर रहे हैं इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन की, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, आगे बढ़िए। यस मैम। 47 prohibit the consumption, intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक उसका कंजप्शन करना मना है मैम, रोका जाता है मैम इस आर्टिकल में। आर्टिकल 48 organize prohibit the slaughter of cows, calf and other milk and draught cattle and to improve their breeds. मैम फिनिश DPSP liberal intellectual principles में। This principle ideology of liberalism। मैम लिबरलिज्म मींस डिफरेंट ओपिनियन या बिहेवियर को एक्सेप्ट करना होता है मैम उसमें। कोई भी इंटरनेशनल या कहीं भी लॉ पास हो, उसको रिस्पेक्ट करने की बात होती है मैम। मैम आर्टिकल 44 भी मैम स्टार्ट किया मैम, इसमें नहीं समझा मैम सिविल कोड के बारे में। अरे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप पूरे कंट्री में एक जैसा बनाएंगे, हर सिटीजन के लिए इक्वल होगा, वो बात हो रही थी इसमें। सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, हर सिटीजन के लिए सिक्योर करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा सिविल रूल्स रेगुलेशन थ्रू आउट द कंट्री, हर पूरे कंट्री में हर एक सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब एक जैसा लॉ होना चाहिए जो सबको फॉलो करे, सब लोग फॉलो कर सके, किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 44, एक जैसा रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए मैम। बिल्कुल सही, हाँ। आर्टिकल 45 provide yearly childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। मैम 6 से 14 एज के बीच के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना होना। आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर मैम है, जो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव और क्लीन करने का स्टेप लिया जाता है। आर्टिकल 49
protection of monuments and places and objects of national importance, ma'am. Article 50, to separate the judiciary from the executive in the public service of the state. Ma'am, justice was delivered in a fair manner and impartiality. Article 51, promotion of international peace and security. Promote होता है मैम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे इंटेंशन लॉ को रिस्पेक्ट देना, आपस में सुलह करते हैं मैम। ये तो ठीक है। 51 50 है। आप 50 क्या बोले, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग 50 रखते हैं यहाँ पे। मैम। पुलिस आती। यस मैम, कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए उनके यस बीच। मैम, हाँ, नहीं तो फिर बेईमानी अलग होना किया चाहिए। गया मैम क्योंकि फेयर मैनर और